आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। महंगाई के खिलाफ संसद मार्च करने जा रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। जंतर मंतर से कांग्रेसी संसद की तरफ बढ़ रहे थे तो बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक लिया गया। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए और बैरिकेडिंग पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। एक तरफ प्रदर्शनकारी थे तो दूसरी तरफ पुलिस वाले। जब कांग्रेसी हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठी के जोर पर खदेड़ना शुरू कर दिया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जंतर मंतर पर जमा हुए। महंगाई, रेल किराए और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और संसद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विरोध जताने के लिए कई कांग्रेसी कार्यकर्ता प्याज की मालाएं पहनकर पहुंचे थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे कि अच्छे दिन नहीं बल्कि महंगे दिन आ गए हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में मोदी सरकार के खिलाफ तरह तरह के पोस्टर लहराए गए। रेल किराए में बढ़ोतरी और पेट्रोल के बढ़े दाम को लेकर इन पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निशाना साधा गया था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि रेल किराए में हुई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लिया जाए। रेल बजट में बढ़े किराए की वापसी के ऐलान नहीं होने पर कांग्रेस ने ट्रेनें रोकने की धमकी भी दी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने रेल के बढ़े किराए और पेट्रोल के दाम में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने की भी मांग की। महंगाई के खिलाफ बीएसपी ने भी मोर्चा खोला। लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीएसपी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने महंगाई पर पीएम मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो सत्ता में आते ही महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन कम करने की जगह उन्होंने महंगाई बढ़ा दी है। तो वायदा किया था आते ही महंगाई खत्म कर देंगे, खत्म भी नहीं की, कम भी नहीं की। बजट सत्र से पहले ही दिन महंगाई को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल हुआ। महंगाई पर चर्चा को लेकर विपक्ष कम भी नहीं की। बजट सत्र से पहले ही दिन महंगाई को लेकर लोकसभा में जमकर बवाल हुआ। महंगाई पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी, जिसके बाद स्पीकर ने कल तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया। लोकसभा में कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, लेफ्ट के सांसदों ने भी महंगाई को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी सीट से खड़े होकर विरोध करते देखे गए। लोकसभा में काम रोको प्रस्ताव के खारिज होने पर कांग्रेस ने खूब हंगामा भी किया। सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने काम रोको प्रस्ताव लाया था, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया, जिसके बाद हंगामा बरप गया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे नियम 56 के तहत काम रोको प्रस्ताव मंजूर करवाकर महंगाई पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू नियम 193 के तहत चर्चा को राजी थे। दोनों पक्ष अड़े रहे और हंगामा होता रहा। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा को लेकर घमासान मचता हुआ रहा और वहीं राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा हुई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रश्नकाल स्थगित कर महंगाई पर चर्चा कराने की मांग की थी, जिस पर सरकार चर्चा को तैयार हो गई। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मोदी सरकार आए 1 महीने भी नहीं हुए और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। उन्होंने बढ़े रेल किराए वापस लेने की भी मांग की कि पहले 1-1.25 महीने में ही इस देश के गरीब की कमर महंगाई से टूट गई। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने महंगाई की सच्चाई को कबूलते हुए इसके लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि विरासत में घोटालों का घंटा घर मिला है, जिसका असर दिख रहा है। आपने जो बोया है, आपने अगर महंगाई का पूरा के पूरा पौधा बो करके खड़ा करके दिया है तो काटा तो वही जाएगा। भ्रष्टाचार और घोटालों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी की है तो उसका असर तो दिखाई पड़ेगा। महंगाई पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अच्छे दिन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जो मोदी चुनाव से पहले अच्छे दिन का वादा करते रहे, वो सरकार में आते ही महंगे दिन ले आए। सरकार से यही कहना है कि आपने जो देश की जनता को ये कहा था चुनाव के दौरान कि बीजेपी पावर में आएगी, अच्छे दिन आएंगे, और इस पार्टी के पावर में आते ही अच्छे दिन नहीं, अब ये महंगे दिन आ गए।
राज्यसभा में जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि महंगाई के लिए जो बिचौलिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराने की गलती नहीं करनी चाहिए। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार महंगाई पर पिछली सरकार के साथ रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जैसी महंगाई थी वैसी महंगाई तो अब भी है। रेल किराए बढ़ाए जाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि रेल बजट से पहले रेल किराए में बढ़ोतरी की परंपरा नहीं रही है, लेकिन सरकार ने इन कायदों को भी तोड़ दिया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यसभा में नए सांसदों को शपथ भी दिलाई गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली। साथ ही शरद यादव, प्रफुल्ल पटेल समेत कई नवनिर्वाचित सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी नेता प्रतिपक्ष की मांग की वकालत की है। सोनिया ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष के पद का हकदार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और नेता प्रतिपक्ष का पद हमें ही मिलना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान मचा है। कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने कहा कि अगर स्पीकर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कांग्रेस को नहीं देती तो पार्टी को मामला कोर्ट में ले जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने स्पीकर को भी सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर स्पीकर के फैसले में कहीं न कहीं बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की छाप होगी। कमलनाथ के इस बयान को संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वेंकैया ने कहा कि स्पीकर ही नियम, कायदे और परंपरा के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष को लेकर आखिरी फैसला करेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कमलनाथ जी जैसा सीनियर सदस्य ऐसी व्याख्या करे। मेरा विश्वास है स्पीकर अपना विवेचन के आधार पर, रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर प्रस्तुत किया है, उसी को ये सभापति जी पालन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देश की गरीबी को लेकर नई परिभाषा सामने आई है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन कमेटी के मुताबिक गांव में 32 रुपए हर रोज खर्च करने वाला आम आदमी गरीब नहीं है, जबकि शहर में 47 रुपए रोज खर्च करने वाले को गरीब नहीं माना जाएगा। मोदी सरकार को पेश की गई रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक देश का हर तीसरा आदमी गरीब है। देश में पिछले एक साल में करीब 9.5 करोड़ गरीब बढ़ गए। इस रिपोर्ट के बाद गरीबी रेखा पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। 2011 से 12 में यूपीए सरकार के दौरान सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने भी गरीबी और अमीरी को लेकर रिपोर्ट दी थी, जिसके मुताबिक गांव में रहने वाला एक आदमी अगर रोजाना 27 रुपए खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, जबकि शहर वालों के लिए इसकी लिमिट 33 रुपए रखी गई थी। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को गरीबों का मजाक बताया। उन्होंने कहा सी रंगराजन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें मैं रोज 100 रुपए देता हूं, वो गांव में रहकर दिखाएं। रंगराजन जी को हम 100 रुपए रोज देंगे अपनी तरफ से, और वो सिर्फ गांव में रहकर अगर एक दिन दिखा दे, दोनों टाइम भरपेट भोजन खा लें, तो हम समझे उनकी रिपोर्ट कहीं सही है। जेडीयू नेता अली अनवर ने भी गरीबी पर आई रिपोर्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को जमीनी हकीकत का क्या पता। इतना में अभी खाना नहीं मिलता है। असल में ये जो ब्यूरोक्रेट्स ये सब काम करते हैं उनको जमीनी हकीकत का पता नहीं है। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि गरीबी पर आई रिपोर्ट पर सरकार को पुनर्विचार करने की जरूरत है। 32 रुपए में गांव में और 47 रुपए में शहर में लोगों का जीवन पालन पोषण हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, और सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। गरीबी पर आई रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर बीजेपी ने गोलमाल जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सारी नाकामियों को दूर करेगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन तमाम चुनौतियों पर सफलता पाएगी और तमाम जो बद से बदतर हालात रहे हैं, जो नाकामियों के निशान हैं, उन नाकामियों के निशान को मिटाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गरीबी पर आई रिपोर्ट को गरीबों के साथ मजाक बताया है। मायावती ने कहा कि हम पिछली सरकार की रिपोर्ट से सहमत हैं और न इस सरकार की रिपोर्ट से। ये केवल गरीबों के साथ मजाक हो रहा है, इसलिए सरकार को उन आंकड़ों से सहमत है, ना इस वर्तमान सरकार में जो अभी कमेटी की रिपोर्ट आई है रंगराजन की, उससे भी हमारी पार्टी सहमत नहीं है। बजट सत्र शुरू होते ही शेयर बाजार में भी बाहर आ गई। सेंसेक्स ने आज कारोबार शुरू होते ही 26,000 का आंकड़ा पार कर लिया। सुबह जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स ने 100 से ज्यादा अंकों की उछाल लेते हुए 26,000 का स्तर को पार कर दिया।
शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी का असर न सिर्फ सेंसेक्स बल्कि निफ्टी में भी देखने को मिला है। सुबह कारोबार शुरू होते ही निफ्टी 26 अंक चढ़कर 7800 के करीब पहुंच गया। संसद के बाहर महिला संगठनों ने तपस्पाल पर कार्रवाई करने समेत कई महिला मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। काफी देर महिलाओं का प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों से रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद पुलिस ने पकड़कर उन्हें वहां से हटाया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीएसपी ने यूपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बीएसपी नेताओं कार्यकर्ताओं को मार्च करते हुए विधानसभा तक देखा गया और अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी विधानसभा के सामने यूपी की अखिलेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूबे में लगातार बढ़ रही रेप की घटनाएं और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कोड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शरीयत का फतवा मानना जरूरी नहीं। कोर्ट ने इस बात से नकारा कि जो कि मुफ्ती या दारुल कज़ा या किसी भी नाम से इनको कहते हैं वो पैरेलल कोर्ट्स नहीं है, क्योंकि इनको कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कोड पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इसे संवैधानिक मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शरीयत कोड को राय देने का हक है, लेकिन वो दो लोगों के मामले में न पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दारुल कज़ा को तब तक किसी के अधिकारों के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए जब तक वो खुद इसके लिए नहीं कहता। शरिया अदालत का कोई कानूनी दर्जा नहीं है और इसके लिए कानून की कोई मंजूरी भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगला सेना प्रमुख नियुक्त करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। जनरल सुहाग की नियुक्ति को लेफ्टिनेंट जनरल रवि रस्ताने ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जनरल सुहाग 1 अगस्त को मौजूदा सैन्य प्रमुख जनरल विक्रम सिंह का स्थान लेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए धरना प्रदर्शन करने के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धरने को असंवैधानिक बताते हुए केजरीवाल पर कार्रवाई को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अरविंद केजरीवाल इस समय मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। केजरीवाल ने खिड़की एक्सटेंशन मामले में पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ई रिक्शा बैन करने की मांग से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ई रिक्शा को लेकर मोटर व्हीकल एक्ट में क्या प्रावधान है। कोर्ट ने सरकार से 10 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की कैंपोकोला सोसाइटी के लोगों के विरोध प्रदर्शन पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि कानूनी मसलों को कानून के हिसाब से सुलझाना ठीक रहेगा। इस मामले में विरोध प्रदर्शन न किया जाए। मुंबई के चर्चित वल्लभी पुरकायस्थ मर्डर केस में मुंबई सेशंस कोर्ट ने हत्यारे सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 30 जून को अदालत ने सज्जाद को दोषी ठहराया था और 3 जुलाई को उसकी सजा पर बहस भी हुई थी। पल्लवी के परिजन हत्यारे को उम्र कैद की सजा मिलने से संतुष्ट नहीं है। पल्लवी की मां सुनीता पुरकायस्थ ने कहा कि हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पल्लवी के परिजन फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। साल 2012 में 25 साल की वकील पल्लवी पुरकायस्थ की उसके ही फ्लैट में घुसकर हत्या कर दी गई थी। वडाला के जिस हिमालयन अपार्टमेंट में पल्लवी रहती थी, उसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की विवादित ऑडियो सीडी सामने आई है। सीडी में कुमारस्वामी अपने पार्टी जेडीएस से एमएलसी चुने जाने के लिए 20 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग करते हुए सुने गए हैं। कन्नड़ टेलीविजन चैनलों पर ये सीडी चलाई गई है। बीजापुर के एक स्थानीय नेता और उनके समर्थकों ने एमएलसी की सीट के लिए कुमारस्वामी से संपर्क साधा था। विजुगौड़ा पाटिल नाम के उसी नेता से बातचीत के दौरान कुमारस्वामी ने 20 करोड़ की डिमांड की। कुमारस्वामी ने बातचीत की प्रामाणिकता को खारिज कर नहीं किया है, लेकिन कहा कि उन्होंने सिर्फ इस बारे में बात की कि आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है। कुमारस्वामी ने कहा कि इस मामले के पीछे सियासी साजिश है, लेकिन उन्हें इस पर अफसोस नहीं है। एच.डी. कुमारस्वामी की विवादित ऑडियो सीडी के सामने आने के बाद कर्नाटक की सियासत गर्मा गई है। यूथ कांग्रेस ने कुमारस्वामी के खिलाफ प्रदर्शन किया और कुमारस्वामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वहीं एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने मुरादाबाद में हुए बवाल पर कहा कि मीडिया को सिर्फ यूपी में ही सब बुराई दिखती है। मुलायम बोले, लोग आपस में झगड़ा करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, और अब वहीं पर पूरी तरह से शांति है। गंगा नदी की सफाई को लेकर दिल्ली में सरकार की एक अहम मीटिंग चल रही है। गंगा मंथन नाम से आयोजित इस बैठक में जल संसाधन मंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ लोग शामिल हैं। मीटिंग में गंगा सफाई की योजना पर मंथन हो रहा है। सीएजी ने शीला दीक्षित की सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सीएजी के मुताबिक शीला सरकार ने दिल्ली में 895 अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए नाम पर करीब 3 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए। इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं आज भी नदारद हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह किसानों की समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने से पहले राघवगढ़ में भगवान के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार किसानों को परेशान कर रही है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता विष्णुदत्त शर्मा के मानहानि केस करने के बयान पर कहा कि उनकी नोटिस का इंतजार वो करेंगे। शर्मा ने व्यापक घोटाले के आरोप लगाने पर केस करने की धमकी दी थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ा कार्ड खेलते हुए सरकारी ठेकों में आरक्षण की मांग की है। लालू ने कहा कि सरकारी ठेकों में अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए आरक्षण के जरिए इन्हें ठेकेदारी मिलनी चाहिए। भारी सुरक्षा के बीच अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को मुंबई के सुपुर्दे खाक कर दिया गया और हसीना को मरीन लाइन्स कब्रिस्तान में रविवार की देर रात 3 बजे दफनाया गया। उसके जनाजे में कई लोग शामिल हुए। हसीना पारकर के जनाजे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुंबई पुलिस के अलावा स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के भी कई जवान मुस्तैद थे। आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच भी मौजूद थी। कल दिल का दौरा पड़ने के बाद हसीना पारकर को मुंबई के हबीब अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने आखिरी सांस ली। उसका शव नागपाड़ा में उसके घर पर कल रात लाया गया और फिर सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। हसीना पारकर भी सुर्खियों में रहा करती थी और उस पर वसूली करने के आरोप भी लगे थे। गवली गिरोह ने जब उसके पति की हत्या की थी तो हसीना पारकर ने खूब बवाल मचाया था और बताया जाता है कि जे शूटआउट को उसने ही अंजाम दिया था। इराक से भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज सुबह करीब 200 भारतीय वतन लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी का माला पहनाकर जोरदार स्वागत हुआ। इन 200 भारतीयों के अलावा 400 और हिंदुस्तानियों की आज वतन वापसी हो सकती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण इराक में रह रहे करीब 2200 भारतीयों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जाहिर की है, जिन्हें 200 भारतीयों के अलावा 400 और हिंदुस्तानियों की आज वतन वापसी हो सकती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दक्षिण इराक में रह रहे करीब 2200 भारतीयों ने स्वदेश लौटने की इच्छा जाहिर की है, जिन्हें कल तक लाया जा सकता है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान में अपने नए सदस्यों को ट्रेनिंग के तहत कसाब क्लास का आयोजन कर रहा है, जिसमें आतंकियों को समझाया जाता है कि वो मुंबई हमले के दौरान जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब की गलतियों को ना दोहराएं। बिहार के महाबोधि मंदिर में हुए सीरिया ब्लास्ट की पहली बरसी से विशेष पूजा का आयोजन किया गया। बोधगया में पवित्र बोधि वृक्ष की छांव में हुई इस विशेष पूजा में बौद्ध श्रद्धालुओं के अलावा पुलिस वाले भी मौजूद रहे। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव के नाती का अपहरण हो गया है। बताया जा रहा है कि 7वीं में पढ़ने वाले मंत्री जी के नाती को कुछ लोग सुपौल के पिपरा इलाके से उठा ले गए थे। मामले में 4 जुलाई को केस दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस उसे अब तक नहीं खोज पाई है। राजस्थान के जैसलमेर में बोलेरो गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के सरायकाले खां इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लड़कों को कुचल दिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों नोएडा से बुलेट पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। बुलेट का टायर फटा, दोनों गिरे और तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी से सोना और कैश समेत 60 लाख का माल लूट लिया। भजनपुरा थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मनोज नाम के ज्वेलर अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में थे। उसी वक्त बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उन्हें पिस्तौल दिखाकर बदमाशों ने 1800 तोला सोना 25,000 कैश लूट लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक बच्चे की लाश संदूक के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई है। संदूक एक सैलून के अंदर से मिला। 12 साल का अरहम शुक्रवार की रात घर से बाल कटवाने निकला था, लेकिन उसके बाद से वापस नहीं लौटा। अरहम के पिता ने मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनके पास 10 लाख की फिरौती के लिए फोन भी आया। घर वालों के सामने
सैलून पर काम करने वाले रियाज नाम के शख्स पर शक जताया, जिसके आधार पर पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी रियाज ने पुलिस को सैलून के मालिक रिजवान का नंबर दिया, जिसे फिरौती के लिए फोन किया गया था। साथ ही उसने खुलासा किया कि अरहम की हत्या कर उसकी लाश को सैलून के अंदर संदूक में रखा गया है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में राघवेंद्र नाम के एक शख्स की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र जीडी कॉलोनी में अपने दोस्त के यहां आया हुआ था, जहां बालकनी में वो हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल के अंदर गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। मध्य प्रदेश के भिंड में रेप के बाद महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इन लोगों का आरोप है कि गाजियाबाद के स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी कर पैसा उगाही में लगे हैं। फीस का मामला अदालत में चल रहा है। एयर इंडिया ने फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को खाने से पहले उसे चखने की सुविधा दी है।